400 अरब डॉलर का एक ऐतिहासिक सौदा। एक ऐसा पाइपलाइन नेटवर्क जिसकी लंबाई न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के बीच के फासले से भी कहीं ज्यादा है। तापमान इतना खतरनाक कि वहां लोहा भी कांच की तरह भरभरा कर टूट जाए। आज आप और मैं मिलकर एक ऐसी भू राजनीतिक महागाथा को समझने जा रहे हैं जिसने दुनिया के नक्शे पर शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी रूस और चीन के बीच बने उस अटूट ऊर्जा गलियारे की है जिसके निर्माण को पूरी दुनिया के दिग्गज रणनीतिकार और विशेषज्ञ पूरी तरह से असंभव मान रहे थे। इस परियोजना ने न केवल पश्चिम के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी है, बल्कि यूरेशियाई क्षेत्र में एक नए सुरक्षा समीकरण की नींव रखती है, जो वैश्विक मंच पर एक नए युग की शुरुआत का साफ इशारा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बनने जा रही दूसरी पाइपलाइन पूरी दुनिया के राजनीतिक और रणनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख देगी। अगर हम पिछले कई दशकों के इतिहास पर नजर डालें, तो रूस हमेशा से अपनी गैस और ऊर्जा संसाधनों को पश्चिम की तरफ, यानी यूरोप के देशों को भेजता आया था। दुनिया के व्यापारिक और राजनीतिक हलकों में इसे ही एक स्थापित नियम माना जाता था, जहां मॉस्को और ब्रुसेल्स के बीच ऊर्जा का एक मजबूत रिश्ता था। मगर फिर अचानक वैश्विक राजनीति के पटल पर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पूरी तरह से पलट दिया। यूक्रेन संकट और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बाद यूरोप ने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी और दशकों पुराने व्यापारिक समझौतों को एक झटके में पीछे छोड़ दिया। यूरोप के कदम पीछे खींचते ही इस रणनीतिक खालीपन को भरने के लिए चीन ने तुरंत मैदान में छलांग लगा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो प्राकृतिक गैस कभी पेरिस और बर्लिन के घरों को कड़ाके की ठंड में गर्म रखती थी, उसे अब हजारों किलोमीटर दूर बीजिंग और शंघाई के विशाल कारखानों और गगनचुंबी इमारतों की तरफ मोड़ दिया गया है। ये सिर्फ एक व्यापारिक बदलाव नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा धुरी का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ऐतिहासिक पलायन है। इस नए गठजोड़ के आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि बड़े से बड़े वैश्विक विश्लेषकों के भी होश उड़ जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे भू राजनीतिक मजबूरियां और अवसर रातों रात देशों के बीच के व्यापारिक रास्तों और उनकी आपसी निर्भरता को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। हम यहाँ एक ऐसे विशालकाय पाइपलाइन नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो लगभग 8000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैला हुआ है। ये रास्ता पृथ्वी के सबसे सुनसान, सबसे ठंडे और सबसे क्रूर माने जाने वाले बर्फीले इलाकों से होकर गुजरता है, जहां इंसान का टिकना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन रणनीतिक बढ़त हासिल करने की जिद ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह महापरियोजना अभी सिर्फ शुरुआत है। दोनों देश मिलकर अब एक और नई पाइपलाइन की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं, जो आकार और ऊर्जा आपूर्ति की क्षमता के मामले में इस मौजूदा सिस्टम से भी कई गुना बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये नया ढांचा यूरेशिया की भू राजनीति को पूरी तरह से रूस और चीन के प्रभाव क्षेत्र में लाखला करेगा। अगर आपको हमारा ये गहरा भू राजनीतिक विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी जटिल और शोध आधारित कहानियों को आपके सामने लाने में हमारी टीम को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आगे की हर बड़ी रणनीतिक हलचल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस विशेष विश्लेषण में आप आगे जानेंगे कि कैसे इस समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए पूरे 10 साल तक कीमतों पर बेहद कठिन और उतार चढ़ाव भरी बातचीत चली। इसके साथ ही हम 0 से 50 डिग्री नीचे के उस जानलेवा तापमान में हुए निर्माण कार्य की चुनौतियों को भी समझेंगे, जिसने वैश्विक महाशक्तियों के आपसी संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया, और ये बदलाव आज भी हमारी आंखों के सामने लगातार जारी है। मगर इस महाकाय पाइपलाइन की तकनीकी बारीकियों और इसके निर्माण की दास्तां में उतरने से पहले हमारे लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर चीन इस प्राकृतिक गैस को हासिल करने के लिए इतना ज्यादा बेताब क्यों था। आखिर ऐसी क्या भू राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी मजबूरियां थीं जिसने बीजिंग के नीति निर्माताओं को एक नए और सुरक्षित ईंधन स्रोत की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल चीन अपनी आर्थिक तरक्की की उस नाजुक दहलीज पर खड़ा था जहां उसकी ऊर्जा सुरक्षा ही उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी थी। पुराने ढर्रे पर चलना अब उसके लिए मुमकिन नहीं रह गया था, क्योंकि वैश्विक महाशक्ति बनने के उसके सपने के आरे ऊर्जा का एक बड़ा संकट आ रहा था, जिसके समाधान के लिए उसे नए रास्तों की जरूरत। जरा कल्पना कीजिए,
एक ऐसे देश की जो महज 40 साल के भीतर खेती किसानी और धूल भरी कच्ची सड़कों वाले पिछड़े समाज से निकलकर दुनिया के सबसे आधुनिक कारखानों और गगनचुंबी इमारतों का गढ़ बन जाता है। चीन की धरती पर ठीक यही चमत्कार देखने को मिला। साल 1970 के दशक के आखिरी वर्षों से शुरू हुए आर्थिक सुधारों के बाद देखते ही देखते करोड़ों लोगों ने अपने छोटे छोटे गांवों को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वे रोजगार की तलाश में नए नए बसे विशाल महानगरों की तरफ चल पड़े। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा शहरीकरण था, जिसने न केवल चीन के भूगोल को बदल दिया बल्कि उसकी सामाजिक संरचना को भी एक नया आकार दिया। इस अभूतपूर्व बदलाव ने चीन के भीतर ऊर्जा की एक ऐसी विशाल मांग को जन्म दिया जिसे शांत करना अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जिन खाली जमीनों पर कभी सिर्फ धान के खेत लहलहाते थे, वहां कुछ ही सालों में कंक्रीट के विशाल जंगल और आधुनिक शहर खड़े हो गए। देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए अत्याधुनिक हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछा दिया गया, जो प्रांतों के बीच की दूरी को मिनटों में समेटने लगी। इस तरह चीन बहुत तेजी से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा, जिसने वैश्विक व्यापार पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया। लेकिन इतनी तेज रफ्तार से विकास करने और दुनिया की फैक्ट्री बनने के पीछे एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब आप इतनी तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं तो आपकी औद्योगिक व्यवस्था को लगातार चालू रखने के लिए जिस ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है, उसका दबाव सीधे आपके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। नए बनने वाले हर एक कारखाने को 24 घंटे चलने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए थी। हर नई गगनचुंबी इमारत और रिहायशी अपार्टमेंट को सर्दियों में गर्म रखने के लिए ईंधन की जरूरत थी, और तेज रफ्तार से दौड़ने वाली हर ट्रेन को असीमित ऊर्जा की दरकार थी। आज की तारीख में चीन पूरी दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है। उसकी ये भूख इतनी विशाल है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरे भौगोलिक यूरोपीय संघ के सभी देशों की कुल मिलाकर होने वाली ऊर्जा खपत से भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। ऊर्जा का यह रिकॉर्ड तोड़ उपभोग ही वो मुख्य कारण है जिसने बीजिंग को पूरी दुनिया में रणनीतिक रूप से नए ऊर्जा भंडारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने और सुरक्षित आपूर्ति लाइनें बनाने के लिए दिन रात एक करने पर मजबूर कर दिया। यह विशाल औद्योगिक मांग वक्त के साथ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए लंबे समय तक चीन के पास एक बहुत ही सीधा और आसान समाधान मौजूद था, और वो था कोयला। चीन की धरती के नीचे कोयले का एक असीमित भंडार दबा पड़ा था, जो न केवल बेहद सस्ता था, बल्कि इसे जमीन से खोदकर निकालना भी बहुत आसान था। इसी कोयले की भट्टी ने चीन के आर्थिक चमत्कार को वो जरूरी रफ्तार दी जिसने उसे वैश्विक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन किसी भी देश का विकास जब पूरी तरह से कोयले जैसे पारंपरिक और गंदे ईंधन पर निर्भर हो जाता है, तो वो आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ सकता है, मगर पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के मोर्चे पर उसे एक ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ती है जो आगे चलकर पूरी व्यवस्था के लिए गंभीर संकट बन जाती है। कोयले के इस अंधाधुंध इस्तेमाल ने चीन के पर्यावरण को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। चीन के बड़े बड़े औद्योगिक शहरों की हवा इतनी जहरीली और काली हो गई कि लोग उसे साफ तौर पर हवा में तैरते हुए देख सकते थे, उसकी कड़वाहट को महसूस कर सकते थे, और वो सीधे उनके फेफड़ों में जहर घोल रही थी। सर्दियों के मौसम में जब घरों को गर्म रखने वाले हीटिंग सिस्टम अपनी पूरी क्षमता से काम करते थे, तब ये वायु प्रदूषण और भी भयानक रूप अख्तियार कर लेता था। हालात इतने खराब हो गए थे कि छोटे बच्चों को हफ्तों तक घरों के भीतर कैद रहना पड़ता था। यह प्रदूषण केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं रह गया था, बल्कि बीजिंग की सत्ता के लिए एक बड़ा आंतरिक सुरक्षा और जन आक्रोश का कारण बनता जा रहा था। धुंध और जहरीले स्मॉग की वजह से रनवे देखना तक असंभव हो जाता था, जिसके कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ती थीं और पूरा परिवहन तंत्र ठप हो जाता था। ये कोई मामूली संकट नहीं था, बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर एक बड़ा धब्बा था। बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और उन्हें तुरंत अपनी नीतियां बदलनी होंगी। वे लंबे समय तक केवल कोयले को जलाकर देश की तरक्की की रफ्तार को बनाए नहीं रख सकते थे, क्योंकि इससे होने वाला आंतरिक सामाजिक असंतोष और स्वास्थ्य संकट देश को भीतर से कमजोर कर रहा था।
उन्हें एक ऐसे वैकल्पिक ईंधन की सख्त जरूरत थी जो उनकी अर्थव्यवस्था को भी चलाए रखे और शहरों को भी रहने लायक बनाए। उन्हें एक ऐसे ऊर्जा स्रोत की तलाश थी जो पर्यावरण के अनुकूल हो, लेकिन साथ ही इतना भरोसेमंद भी हो कि उनके कारखानों को साल के 365 दिन और 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली देता रहे। इसी बेहद नाजुक मोड़ पर प्राकृतिक गैस एक गेम चेंजर के रूप में उभर कर सामने आई। आप प्राकृतिक गैस को कोयले और पूरी तरह से हरित ऊर्जा के बीच की एक बहुत ही व्यावहारिक और रणनीतिक कड़ी के रूप में देख सकते हैं। हालांकि ये पवन या सौर ऊर्जा की तरह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं है, लेकिन पारंपरिक कोयले की तुलना में यह बेहद साफ सुथरा ईंधन माना जाता है। ये एक ऐसा विश्वसनीय पुल था जो चीन को उसकी पुरानी प्रदूषणकारी औद्योगिक पहचान से निकालकर एक आधुनिक और स्वच्छ वैश्विक महाशक्ति की कतार में खड़ा करने की पूरी काबिलियत रखता था। प्राकृतिक गैस को जलाने पर उन हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन बहुत कम होता है जो शहरों की हवा को जहरीला बनाते हैं और सांस लेना दूभर कर देते हैं। इसके साथ ही ये कोयले के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन भी बहुत कम करती है, जिससे चीन को वैश्विक स्तर पर अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। लेकिन उससे भी बड़ी रणनीतिक खूबी ये है कि इसकी आपूर्ति दिन हो या रात बिना रुके लगातार जारी रहती है। सौर ऊर्जा पैनलों के विपरीत, जो सूरज ढलने के बाद काम करना बंद कर देते हैं, या पवन चक्कियों के विपरीत जो हवा न चलने पर बेकार हो जाती हैं, प्राकृतिक गैस देश के भारी उद्योगों को वो निरंतर और स्थिर ऊर्जा प्रदान करती है जिसके बिना कोई भी देश वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में अपनी धाक और बादशाहत को कभी भी बरकरार नहीं रख सकता। इस बेजोड़ खूबी को देखते ही चीन ने बिना कोई वक्त गवाए इस दिशा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साल 2000 के आसपास के दौर में चीन के कुल ऊर्जा परिदृश्य में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी न के बराबर थी और देश के नीति निर्माता भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजिंग ने अपनी रणनीतिक दिशा बदली, इस ईंधन की मांग में एक ऐसा भीषण विस्फोट हुआ जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों को हिलाकर रख दिया। आइए हम और आप इस बात पर गौर करें कि आज चीन हर साल 400 अरब घन मीटर से भी अधिक प्राकृतिक गैस का उपभोग कर रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में गैस की खपत ने चीन को दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार के रूप में स्थापित कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में आपूर्ति और कीमतों को तय करने की उसकी रणनीतिक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। यह आंकड़ा इतना विशाल है कि आम इंसान के लिए इसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल काम है। जरा सोचिए कि गैस से भरे 400 अरब बड़े गुब्बारे हों, और अब सोचिए कि चीन को हर साल अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर ईंधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसी मोड़ पर आकर चीन की घरेलू क्षमताओं के सामने एक अभेद्य दीवार खड़ी हो गई। गहन शोध और खुदाई के बाद भी यह साफ हो गया कि चीन की अपनी सीमाओं के भीतर इतना गैस भंडार मौजूद ही नहीं है जो उसकी इस विशाल भूख को शांत कर सके। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का बीजिंग का सपना टूट गया और उसे ये एहसास हो गया कि अगर उसे अपनी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को बनाए रखना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े फैसले लेने होंगे और दूसरे देशों पर निर्भर रहना ही होगा। ये सच है कि चीन के पास सिचुआन, शिनजियांग और ऑर्डोस बेसिन जैसे सुदूर और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने खुद के कुछ बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र मौजूद हैं। लेकिन सच ये भी है कि चीनी कंपनियां चाहे जितनी भी गहराई तक ड्रिलिंग कर लें और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर लें, वे देश की बेकाबू मांग के सामने हमेशा पीछे ही रह जाती हैं। हर बीतते साल के साथ चीन की अपनी धरती से निकलने वाली गैस की मात्रा और उसकी वास्तविक जरूरत के बीच की खाई लगातार चौड़ी और खतरनाक होती जा रही है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर पैदा होने वाला ये विशाल फासला किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खतरा होता है, क्योंकि ये देश को बाहरी संकटों के प्रति संवेदनशील बना देता है और उसकी पूरी आर्थिक संप्रभुता को गंभीर खतरे में डाल देता है। इस भारी कमी को पूरा करने के लिए चीन के पास दुनिया के अन्य देशों से गैस खरीदने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा महासागरों के रास्ते विशाल जहाजों में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के रूप में चीन के बंदरगाहों तक पहुंचने लगा। एलएनजी दरअसल वो प्राकृतिक गैस होती है जिसे अत्यधिक ठंडे तापमान पर जमाकर तरल रूप में बदल दिया जाता है ताकि उसे बड़े बड़े समुद्री टैंकरों में आसानी से भरा जा सके।
इस रणनीति के तहत चीन ने ऑस्ट्रेलिया, कतर, मलेशिया और यहां तक कि अपने सबसे बड़े भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका तक से गैस की खरीद शुरू कर दी। हालांकि ये समुद्री व्यापार चीन के लिए जीवन रेखा साबित हुआ, लेकिन इसके साथ ही इसने बीजिंग को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और उन देशों की नीतियों का मोहताज भी बना दिया जिनके साथ उसके रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। अपनी समुद्री निर्भरता को कुछ कम करने के लिए चीन ने थल मार्गों का रुख किया और मध्य एशिया के गैस संपन्न देशों के साथ रणनीतिक समझौतों का एक नया दौर शुरू किया। इसके तहत बिछाई गई पाइपलाइनों के जरिए तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे पूर्व सोवियत देशों से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस सीधे चीन की सीमाओं में प्रवेश करने लगी। मध्य एशिया के इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चीन की उस व्यापक यूरेशियाई रणनीति का हिस्सा था जिसके जरिए वो रूस के इस पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक पैठ को मजबूत करना चाहता था। इन पाइपलाइनों ने चीन को कुछ हद तक राहत तो दी और भूमि आधारित आपूर्ति के रास्ते खोले, लेकिन मध्य एशिया के इस अस्थिर राजनीतिक माहौल में केवल इन देशों के भरोसे रहना भी बीजिंग की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं था। यहीं से इस पूरी भूराजनीतिक बिसात का सबसे पेचीदा खेल शुरू होता है और हमारी ये कहानी रूस से आने वाली उस विशालकाय पाइपलाइन के साथ सीधे जाकर जुड़ जाती है। समुद्र के रास्ते जहाजों से गैस मंगाना पहली नजर में तो बहुत आसान और लचीला विकल्प दिखाई देता है, लेकिन रणनीतिक नजरिए से इसका मतलब है महासागरों के खुले रास्तों पर पूरी तरह भरोसा करना, जो वैश्विक राजनीति में कभी भी पूरी तरह सुरक्षित और दोस्ताना नहीं होते। कूटनीति की भाषा में इसे संकीर्ण जलदमरू, मध्य का संकट या चोक पॉइंट समस्या कहा जाता है। समुद्री रास्तों में कुछ ऐसे बेहद संकरे और संवेदनशील हिस्से होते हैं जिन्हें कोई भी नौसैनिक महाशक्ति एक झटके में बंद कर सकती है। यही वो गंभीर डर था जिसने चीनी सैन्य और नागरिक रणनीतिकारों की रातों की नींद हराम कर दी थी और उन्हें रूस के साथ थल मार्ग खोजने पर मजबूर किया। समुद्री टैंकरों के जरिए आने वाली गैस की इस विशाल खेप को दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे खतरनाक जलमार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें से एक विशेष भौगोलिक बिंदु ऐसा है जो बीजिंग के सैन्य रणनीतिकारों और योजनाकारों को सबसे ज्यादा बेचैन करता है, और इसे दुनिया मलक्का जलडमरू मध्य के नाम से जानती है। ये संकरा समुद्री रास्ता न केवल चीन की आर्थिक जीवन रेखा है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी भी है, जिसे सुरक्षा विश्लेषक अक्सर मलक्का दुविधा के रूप में परिभाषित करते हैं। अगर कोई प्रतिद्वंदी महाशक्ति इस संकरे रास्ते को नियंत्रित या ब्लॉक कर दे, तो चीन का पूरा औद्योगिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। यही वजह है कि मलक्का के इस समुद्री खतरे से बचने के लिए चीन किसी भी कीमत पर एक मजबूत और सुरक्षित वैकल्पिक थलमार्ग तैयार करने के लिए छटपटा रहा था। आप मलक्का जलडमरू मध्य को मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच बहने वाली एक संकरी नदी की तरह समझ सकते हैं। कुछ स्थानों पर तो इस समुद्री गलियारे की चौड़ाई 2.5 किलोमीटर से भी कम रह जाती है, जो दुनिया के कई आधुनिक हवाई अड्डों के रनवे से भी अधिक सकरा है। लेकिन इस भौगोलिक संकीर्णता के बावजूद पूरी पृथ्वी पर होने वाले कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इसी एक बेहद छोटे से पानी के टुकड़े से होकर गुजरता है। ये जलमार्ग पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली सबसे बड़ी व्यापारिक नस है, जिसके बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन रणनीतिक रूप से इतना सकरा होना ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इस संकरे मुहाने पर थोड़ी सी भी हलचल या सैन्य तनाव पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाजों की रफ्तार को पूरी तरह से ठप कर सकता है। सिर्फ आम सामान ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप को ऊर्जावान बनाए रखने वाला ईंधन भी इसी संकरे रास्ते से होकर आता है। हर सिंगल दिन कच्चे तेल और एलएनजी गैस से लदे विशालकाय जहाज इस तंग समुद्री रास्ते से ठीक उसी तरह रेंगते हुए निकलते हैं जैसे किसी संकरी सुरंग से गाड़ियां गुजरती हैं। अब इस पूरी भौगोलिक स्थिति को जरा बीजिंग के सिंहासन पर बैठे चीनी नेतृत्व और उनके रणनीतिकारों के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। एक ऐसी उभरती हुई महाशक्ति जो वैश्विक मंच पर अमेरिका के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दे रही है, उसकी पूरी औद्योगिक ताकत की चाबी एक ऐसे संकरे समुद्री रास्ते में फंसी हुई है जहां उसके दुश्मनों की नौसेनाएं 24 घंटे गश्त लगाती हैं। ये एक ऐसा रणनीतिक खतरा था जिसे कोई भी संप्रभु और स्वाभिमानी राष्ट्र लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब आप लगभग 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले विशाल देश की कमान संभाल रहे हों,
और आपकी जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था को चलाने की हो, तो आपके पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको हर हाल में ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी होती है, चाहे दुनिया में कोई भी संकट क्यों न चल रहा हो। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मलक्का के उस संकरे जलडमरू मध्य में कुछ बहुत बुरा घटित हो जाए तो क्या होगा? अगर वहां अमेरिका या किसी अन्य विरोधी देश के साथ कोई बड़ा सैन्य टकराव हो जाए, नौसैनिक नाकाबंदी कर दी जाए, या फिर वहां कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक या मानवीय हादसा ही हो जाए, ऐसी स्थिति में चीन की तरफ आने वाले सभी जहाजों के पहिए वहीं थम जाएंगे। गैस और तेल की आपूर्ति बंद हो जाएगी, उसके कारखाने ठप हो जाएंगे और करोड़ों लोग कड़ाके की ठंड में बिना हीटिंग के ठिठुरने को मजबूर हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा युद्ध या रणनीतिक टकराव हुआ है, तो दुश्मन देश की सप्लाई लाइनों को काट देना हमेशा से सबसे घातक और अचूक हथियार रहा है। चीन के रणनीतिक योजनाकार इतिहास के इन सबक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन का बारीकी से अध्ययन किया है। वे इस कड़वे सच से वाकिफ हैं कि अपनी पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पानी की एक ऐसी संकरी पट्टी पर निर्भर छोड़ देना कितनी बड़ी रणनीतिक बेवकूफ़ी है, जिस पर उनके प्रतिद्वंद्वी देश, खासकर अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगी देश, कभी भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। संप्रभुता का मतलब सिर्फ एक मजबूत सेना होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब अपनी बुनियादी जरूरतों की ऐसी सुरक्षित व्यवस्था करना भी है जिसे कोई दूसरा देश अपनी मर्जी से कभी भी रोक न सके। चीन के शीर्ष सैन्य और रणनीतिक योजनाकार इस ऐतिहासिक सच्चाई को कभी नहीं भूलते कि समुद्र पर नियंत्रण रखने वाला ही दुनिया पर राज करता है। उन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई समुद्री नाकाबंदी की रणनीतियों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया है। वे इस विचार से पूरी तरह असहमत थे कि उनके देश की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य किसी ऐसे संकरे समुद्री रास्ते के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए जिसे पश्चिमी ताकतें आसानी से चोक कर सकती हैं। अपनी इस कमजोरी को दूर करने और एक सुरक्षित भू राजनीतिक सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए चीन ने अपनी ऊर्जा नीतियों में एक बहुत बड़ा और साहसिक बदलाव करने का मन बना लिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्हें भविष्य की वैश्विक महाशक्ति बनना है, तो उन्हें इस समुद्री लाचारी के चक्रव्यूह को हर हाल में तोड़ना ही होगा। इसी रणनीतिक लाचारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बीजिंग के शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए केवल कुछ ही समुद्री रास्तों या जहाजों के भरोसे नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें ईंधन आयात करने के कई अन्य वैकल्पिक मार्ग खोजने होंगे। चीन को अब एक ऐसी बहुआयामी रणनीति की जरूरत थी जिसमें कई विकल्प और मजबूत बैकअप प्लान मौजूद हों। वे एक ऐसा सुरक्षित रास्ता चाहते थे जिसमें महासागरों का कोई नामो निशान ही ना हो, ताकि समुद्र में होने वाली किसी भी हलचल का उनकी घरेलू व्यवस्था पर कोई असर न पड़े। ये खोज उन्हें एक ऐसे थलमार्ग की तरफ ले गई जो सीधे उनके पड़ोसी देश से जुड़ता था और जिसे दुनिया की कोई भी नौसेना अपनी ताकत के बल पर कभी भी ब्लॉक या प्रभावित नहीं कर सकती थी। इस बड़ी रणनीतिक पहेली का सबसे सटीक और अचूक हल था रूस से सीधे चीन की धरती तक आने वाली एक विशालकाय गैस पाइपलाइन। महासागरों के अशांत पानी में हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा करने वाले असुरक्षित जहाजों पर गैस लादने के बजाय अब प्राकृतिक गैस सीधे जमीन के नीचे दबी मजबूत पाइपलाइनों के जरिए बह सकती थी। ये एक ऐसा सुरक्षित माध्यम था जो बिना रुके 24 घंटे हर मौसम में, चाहे तेज बारिश हो या बर्फीला तूफान, लगातार अपना काम करता रहता। समुद्र के ऊपर होने वाले किसी भी राजनीतिक या सैन्य तनाव से बेअसर ये पाइपलाइन चीन के विशाल औद्योगिक केंद्रों को सीधे रूस के असीमित गैस भंडारों से जोड़ने वाली थी। इस स्थल आधारित स्थायी ढांचे ने चीन को एक ऐसा अभेद्य ऊर्जा सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया जो उसे समुद्री नाकाबंदी के सबसे बड़े रणनीतिक खतरे से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता था। हालांकि ये सच है कि कोई भी जमीनी पाइपलाइन पूरी तरह से हर खतरे से सुरक्षित नहीं होती और उस पर भी हमलों का खतरा रहता है, लेकिन उसे कम से कम किसी नौसैनिक नाकाबंदी, आधुनिक समुद्री डाकुओं के हमलों या व्यापारिक समुद्री रास्तों के बंद होने की कोई चिंता नहीं होती। समुद्र में जब जंग के बादल छाए हों, तब भी जमीन के नीचे दबी ये पाइपलाइन अपना काम शांति से करती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस सौदे के दूसरे छोर पर खड़ा था रूस, जिसके पास प्राकृतिक गैस का इतना असीमित और विशाल भंडार था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
रूस के पास अपनी सीमाओं के भीतर इतनी अधिक गैस मौजूद थी कि वो न केवल चीन की बल्कि दुनिया के कई देश की जरूरतों को अकेले ही सदियों तक पूरा कर सकता था। इस तरह एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार था और दूसरी तरफ सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक। पूरी पृथ्वी पर प्राकृतिक गैस के कुछ सबसे बड़े और अब तक अनछुए रह गए विशाल भंडार पूर्वी साइबेरिया के बेहद ठंडे और दुर्गम इलाकों में छिपे पड़े थे। लंबे समय तक रूस ने अपने इन बेशकीमती संसाधनों का रुख केवल पश्चिमी देशों की तरफ रखा और अपनी अधिकांश गैस यूरोप के अमीर बाजारों को बेचता रहा। आइए हम और आप इस बात पर ध्यान दें कि मॉस्को की पूरी अर्थव्यवस्था दशकों तक इसी यूरोपीय पैसे और ऊर्जा निर्यात पर निर्भर रही थी। लेकिन पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और नेटो के विस्तार ने रूस को अपनी इस रणनीतिक निर्भरता को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। उसे समझ आ गया था कि उसे अपने अंडों को सिर्फ एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। यही कारण था कि उसने अपने सुदूर पूर्वी हिस्सों में दबे पड़े इन विशाल प्राकृतिक भंडारों का रुख एशिया की उभरती महाशक्ति चीन की तरफ मोड़ने की गंभीर तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही यूरोप ने रूस के साथ अपने कूटनीतिक विवादों के चलते गैस की खरीद कम करनी शुरू की, मॉस्को के सामने अपने इस विशाल गैस भंडार के लिए एक नया और बड़ा बाजार ढूंढने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इस मुश्किल वक्त में चीन उनके लिए सबसे मुफीद और ताकतवर साझेदार के रूप में ठीक बगल में खड़ा था, जिसकी ऊर्जा की भूख लगातार बढ़ रही थी। इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच इस रणनीतिक पाइपलाइन को बनाने के लिए साल 2000 के शुरुआती दशक से ही बातचीत चल रही थी। दोनों ही पक्ष इस ऐतिहासिक समझौते को जल्द से जल्द अंजाम देना चाहते थे क्योंकि इसमें दोनों के बड़े रणनीतिक हित छिपे थे। चीन को जहां अपनी विशाल औद्योगिक मशीनरी को चलाने के लिए एक सुरक्षित और कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा स्रोत मिल रहा था, वहीं रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच एक ऐसा विशाल खरीदार मिल रहा था जो उसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा दे सकता था। रूस को पश्चिमी देशों के मुकाबले एक बहुत बड़ा और आर्थिक रूप से मजबूत नया खरीदार चाहिए था जो उसकी अर्थव्यवस्था को थाम सके। लेकिन किसी रणनीतिक साझेदारी की इच्छा रखना और उसके बेहद जटिल व्यापारिक नियमों और शर्तों पर दोनों पक्षों का सहमत होना दो बेहद अलग और मुश्किल काम है। इस पूरे समझौते में दोनों देशों के बीच जो सबसे बड़ी और तीखी जंग छिड़ी वो थी पैसे और कीमत के निर्धारण को लेकर। चीन रूसी गैस के लिए कितना भुगतान करेगा और इस कीमत को तय करने का फार्मूला क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। सबसे पेचीदा बात यह थी कि एक ऐसा मूल्य निर्धारण फार्मूला कैसे तैयार किया जाए जो अगले पूरे 30 सालों तक दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की कीमतें लगातार और बेतहाशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों और वार्ताकारों के बीच इस जटिल वित्तीय फार्मूले को लेकर लगभग 10 साल तक कला गतिरोध बना रहा और लंबी बहसें चलती रहीं। इस लंबी अवधि के दौरान कई ऐसे नाजुक मौके भी आए जब ऐसा लगने लगा था कि यह ऐतिहासिक समझौता अब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है और कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर साल 2014 में क्रीमिया संकट के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जिसने पूरी भूराजनीतिक बिसात को पलट दिया। पश्चिमी देशों के भारी प्रतिबंधों से घिरे रूस को अपनी आर्थिक संप्रभुता बचाने के लिए चीन की सख्त जरूरत थी। इसी बड़े रणनीतिक बदलाव के दबाव में मई 2014 में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने आखिरकार एक ऐतिहासिक बैठक में हाथ मिलाया और इस महासमझौते पर अंतिम मोहर लगा दी। रूस की सरकारी गैस कंपनी गज़प्रॉम और चीन की नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी सीएनपीसी ने आखिरकार लगभग 400 अरब डॉलर के मूल्य वाले एक ऐतिहासिक 30 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस विशाल रणनीतिक समझौते के तहत रूस हर साल चीन को इस नए पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए 38 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस भेजने के लिए कानूनी रूप से प्रतिबद्ध हो गया। ये न केवल दोनों देशों के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा था, बल्कि इसे संपूर्ण मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महंगे ऊर्जा समझौतों में से एक माना गया। इस समझौते ने वैश्विक वित्तीय और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी, क्योंकि इसने ये साफ संकेत दे दिया कि आने वाले दशकों में यूरेशिया का ये नया आर्थिक और ऊर्जा गठबंधन दुनिया की महाशक्तियों के आपसी शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। लेकिन इस ऐतिहासिक समझौते के कागजों पर दस्तखत करना तो इस लंबी और कठिन यात्रा का सबसे आसान हिस्सा था। असली और सबसे बड़ी चुनौती तो इस विशालकाय बुनियादी ढांचे को जमीन पर सचमुच खड़ा करने की थी, जो दोनों देशों के सामने एक बड़ी परीक्षा बनकर आई। इसके बाद जो शुरू हुआ
वो इंजीनियरिंग के इतिहास का एक ऐसा असाधारण और अभूतपूर्व निर्माण कार्य था जिसने आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षमताओं को उनकी आखिरी सीमाओं तक धकेल दिया। इंजीनियरों और मजदूरों को रूस के सबसे दुर्गम, वीरान और साल भर बर्फ से ढके रहने वाले साइबेरियाई जंगलों के बीच से होकर इस पाइपलाइन को गुजारना था। ये एक ऐसा काम था जहां केवल तकनीक ही काफी नहीं थी, बल्कि प्रकृति के सबसे क्रूर और जानलेवा मिजाज के खिलाफ इंसानी इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक परीक्षा होनी तय थी। जब दुनिया भर के आम लोग पावर ऑफ साइबेरिया नामक इस रणनीतिक पाइपलाइन के बारे में सुनते हैं, तो उनके मन में बस यही तस्वीर उभरती है कि रूस से चीन तक जाने वाली लोहे की एक अकेली लंबी नली बिछा दी गई है। लेकिन हकीकत इस सतही सोच से कहीं ज्यादा विशाल, पेचीदा और भू राजनीतिक रूप से बेहद गहरे प्रभाव वाली है। ये परियोजना केवल जमीन के ऊपर बिछी कोई साधारण पाइप की लाइन नहीं है, बल्कि ये दो विशाल महाशक्तियों के बीच का एक अत्याधुनिक और बहुस्तरीय ऊर्जा गलियारा है। ये एक ऐसा एकीकृत और विशाल तंत्र है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, भारी भरकम पूंजी और सुरक्षा के ऐसे अभेद्य उपाय किए गए हैं जो इसे आने वाले संकटों और युद्ध जैसे हालातों में भी पूरी तरह सुरक्षित और चालू रख सके। ये दोनों देशों की आपसी संप्रभुता और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का एक जीता जागता प्रतीक है। ये वास्तव में एक बेहद जटिल और विशाल काय प्रणाली है जिसके अंतर्गत विशाल गैस क्षेत्र, बड़े बड़े गैस प्रसंस्करण संयंत्र, अत्यधिक शक्तिशाली पंपिंग स्टेशन, अत्याधुनिक सीमा जांच चौकियां और अत्यधिक उच्च दबाव वाली हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें शामिल हैं। इस विशाल रणनीतिक नेटवर्क के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को पूरी तरह से तैयार करना और उसका गहन परीक्षण करना बेहद अनिवार्य था, क्योंकि इसके बिना 1 घन मीटर प्राकृतिक गैस भी चीनी उपभोक्ताओं तक सुरक्षित रूप से नहीं पहुंचाई जा सकती थी। इस पूरे प्रोजेक्ट का हर एक नोड और स्टेशन रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि उसमें छोटी सी भी खामी या सुरक्षा चूक पूरे यूरेशियाई ऊर्जा ग्रिड को प्रभावित कर सकती थी। इसलिए इस परियोजना को पूरा करने में सुरक्षा और तकनीकी सटीकता के ऐसे कड़े वैश्विक मानकों का पालन किया गया जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो रूसी क्षेत्र में इस विशाल पाइपलाइन नेटवर्क की शुरुआत या कुटिया नाम के सुदूर और ठंडे इलाके में स्थित चायान दिनस्कोया नामक गैस क्षेत्र से होती है। ये विशाल प्राकृतिक गैस भंडार पूरे रूस के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रणनीतिक ऊर्जा स्रोतों में से एक माना जाता है, जो अपनी दुर्गमता के कारण दशकों तक पूरी तरह से अनछुआ और विकास से दूर पड़ा रहा था। लेकिन मॉस्को की पूर्व की ओर देखो कि नई रणनीतिक नीति और पश्चिमी देशों से मिलने वाली चुनौतियों के बाद इस निष्क्रिय पड़े संसाधन को सक्रिय करना रूस की राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया। इस सुदूर पूर्वी क्षेत्र के विकास ने न केवल रूस के आर्थिक भूगोल को बदल दिया, बल्कि उसने साइबेरिया के इस वीरान हिस्से को एक ऐसे नए वैश्विक ऊर्जा केंद्र में तब्दील कर दिया जो सीधे चीन की बढ़ती हुई औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था। इस ऊर्जा प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय बनाने के लिए बाद में इस पाइपलाइन को इरकुत्स्क क्षेत्र में स्थित कोवेक्ता नामक एक और विशाल गैस क्षेत्र से भी सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। इस रणनीतिक जुड़ाव ने चीन को भेजी जाने वाली गैस की कुल मात्रा और उसकी निरंतरता को कई गुना बढ़ा दिया। इन दोनों विशाल भंडारों से निकलने के बाद ये पाइपलाइन दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए रूस के बेहद दुर्गम, वीरान और अंतहीन बर्फीले जंगलों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। हजारों किलोमीटर का ये कठिन सफर तय करने के बाद ये विशाल पाइपलाइन आखिरकार रूस के सीमावर्ती शहर ब्लागोवेश्चेंस्क तक पहुंचती है। यह सीमावर्ती शहर इस पूरे कॉरिडोर का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु बन गया है, जहां से इस विशाल रूसी ऊर्जा को चीन की सीमा में प्रवेश कराने की अंतिम प्रशासनिक और तकनीकी तैयारी की जाती है। ब्लागोवेश्चेंस्क से आगे बढ़ते हुए ये विशाल पाइपलाइन दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली प्रसिद्ध अमूर नदी को पार करती है और चीन के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सीमावर्ती शहर हे इहे में दाखिल होती है। हे इहे में कदम रखते ही रूस से आने वाली ये प्राकृतिक गैस चीन के अपने विशाल और आंतरिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से सीधे जुड़ जाती है, जहां से इसे पूरे देश में फैलाया जाता है। ये नदी पार करने का क्षण केवल एक भौगोलिक मिलन नहीं है, बल्कि ये दो परमाणु संपन्न पड़ोसी महाशक्तियों के बीच एक अटूट आर्थिक और रणनीतिक गठबंधन की वास्तविक शुरुआत है।
आइए अब हम इस पूरे बुनियादी ढांचे के उस असाधारण और विशालकाय आकार पर चर्चा करते हैं जो इसे आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा भू राजनीतिक निर्माण कार्य और यूरेशिया की नई आर्थिक धुरी का सबसे मजबूत आधार स्तंभ बनाता है। अगर हम इस नेटवर्क की लंबाई का गणित देखें तो अकेले रूसी क्षेत्र में बिछी मुख्य पाइपलाइन की लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। वहीं जब ये चीन की सीमा में प्रवेश करती है तो वहां का आंतरिक नेटवर्क इसमें लगभग 5000 किलोमीटर या उससे भी अधिक की लंबाई जोड़ देता है। इन दोनों हिस्सों को अगर हम मिला दें तो ये पूरा ऊर्जा तंत्र 8000 किलोमीटर से भी अधिक की विशाल दूरी को समेट लेता है। इसे आसान शब्दों में समझना हो तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोर न्यूयॉर्क शहर से शुरू होकर दूसरे छोर लॉस एंजलिस तक एक विशाल पाइपलाइन बिछाने और फिर उससे भी आगे निकल जाने जैसा है। इतनी विशाल दूरी पर एक सुरक्षित और उच्च दबाव वाली पाइपलाइन का निर्माण करना ये साबित करता है कि दोनों देश अपनी भौगोलिक दूरी को पाट कर एक नए यूरेशियाई साम्राज्य की नींव रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब जरा उस भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश के बारे में गहराई से सोचिए जहां इस नामुमकिन काम को अंजाम देना था। हम बात कर रहे हैं साइबेरिया के उन बर्फीले और क्रूर इलाकों की जिन्हें इस धरती पर इंसानी आबादी के रहने के लिए सबसे ठंडा और दुर्गम स्थान माना जाता है। वहां सर्दियों के मौसम में तापमान अक्सर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ये ठंड इतनी भयानक और जानलेवा होती है कि अगर कोई इंसान कुछ मिनटों के लिए भी अपनी त्वचा को खुला छोड़ दे तो वो तुरंत पूरी तरह से जम जाती है और गंभीर फ्रॉस्टबाइट का शिकार हो जाती है। ऐसी जानलेवा प्राकृतिक परिस्थितियों में किसी बड़े रणनीतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना केवल एक इंजीनियरिंग चुनौती नहीं थी, बल्कि ये प्रकृति के सबसे क्रूर रूप के खिलाफ इंसानी इच्छाशक्ति और दोनों देशों के राष्ट्रीय संकल्प की अंतिम सीमा थी। इतने कम तापमान पर सामान्य धातुओं के गुण भी बदल जाते हैं। स्टील इतना नाजुक हो जाता है कि मामूली दबाव पड़ने पर भी वो कांच की तरह चटक कर टूट सकता है। भारी भरकम मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, बैटरी की ताकत खत्म हो जाती है और गाड़ियों का डीजल ईंधन जमकर गाढ़े जली जैसा बन जाता है। आइए हम और आप मिलकर इस बात को करीब से देखें कि कैसे रूसी और चीनी श्रमिकों ने इस नर्क जैसे माहौल में अपनी जान की बाजी लगाई। उन्हें बिना किसी सड़क वाले सुदूर जंगलों, जमी हुई नदियों और खतरनाक बर्फीले रास्तों से होकर भारी भरकम मशीनों और उपकरणों को खींच कर ले जाना पड़ा। इस तरह के असाधारण त्याग और तकनीकी समझ ने ही उस स्थायी रणनीतिक कड़ी को जन्म दिया जिसने पश्चिम के तमाम प्रतिबंधों और भौगोलिक बाधाओं को धता बताते हुए एक नए वैश्विक ऊर्जा साम्राज्य की स्थापना को पूरी दुनिया के सामने मुमकिन कर दिखाया। इस विशाल भू राजनीतिक परियोजना की शुरुआत किसी बंजर अनजान ग्रह पर कदम रखने जैसी थी। आज आप और मैं जिस वैश्विक ऊर्जा के सबसे बड़े खेल को समझने जा रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत बेहद कठिन थी। रूस के सुदूर पूर्वी साइबेरिया के इस बेहद दुर्गम और वीरान इलाके में पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई शुरू करने से पहले इंजीनियरों को मीलों दूर तक सड़कों का एक पूरा नेटवर्क तैयार करना पड़ा था। उस समय वहां ना तो कोई हार्डवेयर की दुकानें थीं, न पेट्रोल पंप थे और ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क का टावर था। यह एक ऐसा वीरान इलाका था जो पूरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था, जहां प्रकृति इंसानी मंसूबों को चुनौती दे रही थी। इस रणनीतिक मार्ग को तैयार करने का सीधा मतलब था शून्य से एक नए ऊर्जा गलियारे की नींव रखना। इस बंजर और वीरान इलाके में काम शुरू करने के लिए सुदूर क्षेत्रों से बुनियादी जरूरत की हर एक चीज, भारी मशीनरी से लेकर छोटे से छोटे पुर्जे तक, हजारों किलोमीटर दूर से लानी पड़ती थी। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी, और वो थी साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट, यानी वो जमीन जो सदियों से साल के 12 महीने बर्फ की तरह जमी रहती है। पूर्वी साइबेरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ की मोटी परत पर टिका हुआ है। भू राजनीतिक दृष्टि से यह इलाका जितना रणनीतिक है, इंजीनियरिंग के लिहाज से उतना ही बड़ा दुख स्वप्न है। इस जमी हुई कठोर मिट्टी पर काम करना किसी भी महाशक्ति के लिए तकनीकी और शारीरिक क्षमताओं की सबसे कठिन परीक्षा थी, जहां जरा सी चूक पूरे प्रोजेक्ट को तबाह कर सकती थी। अगर आप इस जमी हुई मिट्टी में बिना सोचे समझे गर्म गैस ले जाने वाली पाइपलाइन दबा देते हैं, तो गैस की गर्मी धीरे धीरे आसपास की मिट्टी को पूरी तरह पिघला देगी। इसके बाद जमीन खिसकने लगेगी,
पाइप अपनी जगह से हिल जाएगा और जब अत्यधिक उच्च दबाव वाली गैस पाइपलाइन में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो महाविनाशकारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस बड़े भू राजनीतिक खतरे को टालने के लिए रूसी इंजीनियरों को बेहद अनोखे और असाधारण तकनीकी समाधान खोजने पड़े। उन्होंने इस पाइपलाइन को सुरक्षित रखने के लिए बेहद खास और मजबूत नींव का निर्माण किया, ताकि भविष्य में कभी भी जमीन खिसकने या पिघलने की वजह से इस रणनीतिक ऊर्जा सप्लाई लाइन को कोई नुकसान न पहुंचे। रूसी इंजीनियरों ने वहां बेहद उन्नत और आधुनिक सेंसर से लैस मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए, जो जमीन के नीचे के तापमान पर 24 घंटे पैनी नजर रखते हैं। इस पूरे पाइप सपोर्ट सिस्टम को विशेष रूप से बेहद ठंडे और खतरनाक आर्कटिक मौसम की मार झेलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। ये कोई सामान्य इंजीनियरिंग या बाजार में आसानी से मिलने वाली तकनीक नहीं थी, बल्कि ये बेहद खास और जटिल तकनीक थी। इस रणनीतिक बुनियादी ढांचे को तैयार करने में रूस ने अपनी पूरी वैज्ञानिक ताकत झोंक दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस पाइपलाइन की सुरक्षा पर ही चीन के साथ उनकी होने वाली अरबों डॉलर की महाडील और वैश्विक साख टिकी हुई थी। ये वास्तव में बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक अनूठी और कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग थी, जो भविष्य की भू राजनीति को बदलने वाली थी। इस पाइपलाइन को अपने सफर में उफनती नदियों, दलदली जमीनों और विशाल पर्वतों को पार करना था। ऐसे में सबसे सीधा रास्ता हमेशा सबसे सुरक्षित या सही रास्ता नहीं होता था। इंजीनियरों ने रणनीतिक समझदारी दिखाते हुए पाइपलाइन को उन इलाकों से घुमाकर निकाला जहां की जमीन अस्थिर थी या जहां वे पर्यावरण और नाजुक वन्यजीवों को बचाना चाहते थे। इस सावधानी का उद्देश्य सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी था कि ये दीर्घकालिक ऊर्जा मार्ग दशकों तक बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से संचालित होता रहे। इस भीषण और बर्फीले मौसम में हर एक पंप स्टेशन और नियंत्रण वाल्व का बिना रुके बिल्कुल सटीक तरीके से काम करना बेहद जरूरी था। भले ही निकटतम मरम्मत दल सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर क्यों न हो, रूस इस रणनीतिक जीवन रेखा में एक सेकंड का भी व्यवधान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी दूरदर्शी रणनीति के तहत रूस ने चीनी सीमा के पास अमूर गैस प्रोसेसिंग प्लांट नाम से एक बहुत बड़ी रिफाइनरी का निर्माण भी किया। ये केवल एक प्लांट नहीं है, बल्कि एक पूर्वी एशिया में रूस के ऊर्जा प्रभुत्व को स्थापित करने का एक बड़ा केंद्र है, जिसे विशेष रूप से चीन को होने वाली गैस आपूर्ति को नियंत्रित और सुचारू रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विशाल रिफाइनरी दुनिया के सबसे बड़े गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों में से एक बनकर उभरी है, जो रूस के तकनीकी कौशल को दर्शाती है। इस प्लांट का मुख्य काम यह है कि गैस को निर्यात पाइपलाइन में भेजने से पहले इसे पूरी तरह शुद्ध किया जाता है और इसमें से हीलियम जैसी अत्यंत मूल्यवान गैसों को अलग किया जाता है। हीलियम का उपयोग आधुनिक एमआरआई मशीनों, सेमीकंडक्टर कंप्यूटर चिप्स और उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। रणनीतिक रूप से ये रूस को केवल गैस बेचने वाला देश नहीं बनाता, बल्कि उसे वैश्विक तकनीक और चिकित्सा जगत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कच्चे माल के नियंत्रक के रूप में भी स्थापित करता है। इस अभूतपूर्व और विशाल ऊर्जा परियोजना को हकीकत में बदलने के लिए कई वर्षों का समय लगा और इसमें दसियों हजार मजदूरों और इंजीनियरों ने दिन रात काम किया। इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लोहे और स्टील के पाइपों के विशाल पहाड़ खड़े करने पड़े। लाखों टन कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ और दुनिया की सबसे भारी तथा आधुनिक मशीनरी को काम पर लगाया गया। इस काम में लगे हर एक मजदूर और मशीन की तैनाती एक रणनीतिक सैनिक अभियान की तरह थी। रूस अपने इस कदम से पूरी दुनिया को, विशेष रूप से पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहता था कि वो अपने दम पर सुदूर साइबेरिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इतना बड़ा ढांचा खड़ा करने की पूरी क्षमता रखता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में शुरू की गई ये अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजना थी। आखिरकार दिसंबर साल 2019 में इस पाइपलाइन से गैस का प्रवाह शुरू हुआ, जो शुरुआत में तो काफी धीमा था, लेकिन जैसे जैसे इस नेटवर्क के नए हिस्से जुड़ते गए, गैस की मात्रा भी बढ़ती चली गई। भू राजनीतिक गलियारों में इस गैस प्रवाह की शुरुआत को रूस के एशिया की तरफ एक बड़े रणनीतिक झुकाव के रूप में देखा गया। यह केवल एक पाइपलाइन का चालू होना नहीं था, बल्कि ये यूरोप पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने और पूर्व के विशाल बाजारों पर कब्जा करने की क्रेमलिन की एक बहुत बड़ी योजना का पहला ठोस कदम था। दिसंबर साल 2024 तक आते आते रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने गर्व से घोषणा की कि पाइपलाइन ने सालाना 38 अरब घन मीटर के अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह हासिल कर लिया है।
ये सफलता तय समय से काफी पहले मिल रही थी, लेकिन गैस को चीनी सीमा तक पहुंचाना तो केवल आधा काम था। अब असली परीक्षा बीजिंग की थी, क्योंकि चीन को इस गैस को सीमा से उठाकर देश के उन सुदूर कोनों और औद्योगिक केंद्रों तक पहुंचाना था जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये केवल एक पाइपलाइन का अंत नहीं था, बल्कि यहां से चीन के भीतर एक नए और विशाल ऊर्जा नेटवर्क की शुरुआत हो रही थी, जो आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला था। सीमा पार करने के बाद ये गैस पूर्वोत्तर चीन के हे शहर में प्रवेश करती है, लेकिन ये तो इस विशाल यात्रा का सिर्फ शुरुआती द्वार था। चीन भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा और फैला हुआ देश है, जो क्षेत्रफल के मामले में लगभग अमेरिका जितना ही चौड़ा है। इस रणनीतिक गैस को उत्तर पूर्व के उस एक कोने से निकालकर उन तमाम बड़े शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाना था जो पूरे देश में फैले हुए थे। इस विशाल ऊर्जा नेटवर्क की सफलता इसी बात पर टिकी थी कि वे इस सुदूर आयात बिंदु को मुख्य भूमि से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि सीमा पर आकर रुकने वाली पाइपलाइन तब तक बेअसर है जब तक कि वो देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनियों से न जुड़ जाए। अगर गैस की जरूरत वाले लोग और कल कारखाने इस प्रवेश बिंदु से 3000 किलोमीटर दूर बैठे हों, तो सीमा पर खत्म होने वाली पाइपलाइन का कोई खास रणनीतिक महत्व नहीं रह जाता। चीन इस बड़ी चुनौती को बहुत पहले ही भांप चुका था, और वो पिछले 20 से अधिक वर्षों से इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्कों में से एक का निर्माण किया है। ये बीजिंग की एक सोची समझी दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वे घरेलू मांग को पूरा करने और अपनी अर्थव्यवस्था को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। हम यहां दसियों हजार किलोमीटर लंबी उच्च दबाव वाली पाइपलाइनों के एक ऐसे विशाल और जटिल नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो पूरे चीन को आपस में जोड़ता है। ये रणनीतिक नेटवर्क देश के भीतर मौजूद गैस क्षेत्रों, बंदरगाहों पर बने एलएनजी टर्मिनलों, विशाल भंडारण सुविधाओं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइनों को एक साथ मिलाकर एक बेहद मजबूत और लचीला ऊर्जा ग्रिड तैयार करता है। इस ग्रिड की मदद से चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा को इस कदर पुख्ता कर चुका है कि बाहरी दुनिया की किसी भी हलचल का उसकी घरेलू आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। ये नेटवर्क चीन की उस रणनीतिक तैयारी को दिखाता है जो उसे किसी भी बड़े वैश्विक संकट के दौरान आत्मनिर्भर बनाए रखने की ताकत देती है। इस पूरे विशाल और जटिल नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक हिस्सा पश्चिम पूर्व गैस पाइपलाइन परियोजना है, जिसने चीन के विकास की दिशा बदल दी। इसकी पहली मुख्य लाइन ने साल 2004 में काम करना शुरू किया था, जो सुदूर पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत के विशाल गैस क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस को देश के पूर्वी तट पर बसे शंघाई जैसे बड़े औद्योगिक महानगर तक ले जाती है। ये पाइपलाइन केवल स्टील की एक नली नहीं थी, बल्कि ये चीन के पिछड़े पश्चिमी हिस्से को उसके सबसे अमीर और विकसित पूर्वी हिस्से से जोड़ने वाली एक मजबूत आर्थिक जीवन रेखा थी, जिसने देश के भीतर क्षेत्रीय असमानता को कम करने और विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई। ये हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उस समय चीन के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे साहसी ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में से एक थी। जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती गई और गैस की मांग आसमान छूने लगी, बीजिंग ने बिना समय गवाए ऐसी कई और पाइपलाइनें बिछानी शुरू कर दी। आइए आज आप और मैं इस बात को गहराई से समझें कि ये केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं था, बल्कि ये चीन की एक सोची समझी भू राजनीतिक चाल थी। आज ऐसी कई विशाल पश्चिम पूर्व पाइपलाइनें पूरे चीन के सीने को चीरती हुई गुजरती हैं, जो देश के कोने कोने को ऊर्जा से सराबोर कर रही हैं और पश्चिमी देशों के किसी भी संभावित समुद्री प्रतिबंध या नाकेबंदी के खतरे को पूरी तरह बेअसर करती हैं। ये विशाल पाइपलाइनें सुदूर पश्चिम के गैस क्षेत्रों और विदेशों से होने वाले आयात बिंदुओं को सीधे बीजिंग, शंघाई, गुआंगजू और शेनज़ेन जैसे चीन के सबसे बड़े आर्थिक और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ती हैं। ये पूरा सिस्टम अब इतना बड़ा, आधुनिक और आपस में जुड़ा हुआ बन चुका है कि किसी भी स्रोत से आने वाली गैस को देश के किसी भी हिस्से में बेहद आसानी से भेजा जा सकता है। रणनीतिक रूप से इसका मतलब यह है कि चीन ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को पूरी तरह से लचीला बना लिया है। अब वो किसी एक सप्लायर या किसी एक मार्ग के भरोसे नहीं है, बल्कि उसके पास एक ऐसा विशाल एनर्जी ग्रिड है जो देश की अर्थव्यवस्था को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखने की गारंटी देता है।
रूस से आने वाली पाइपलाइन भी चीन के इसी बेहद आधुनिक और विशाल राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली में सीधे जुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि साइबेरिया से आने वाली गैस केवल सीमावर्ती प्रांतों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इसे देश के किसी भी उस हिस्से में डाइवर्ट किया जा सकता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उदाहरण के लिए, जब सर्दियों में उत्तरी चीन के शहरों को हीटिंग के लिए अतिरिक्त गैस की आवश्यकता होती है, तो इस नेटवर्क के जरिए प्रवाह को तुरंत उत्तर की ओर मोड़ दिया जाता है। इस रणनीतिक लचीलेपन के कारण चीन अपनी विशाल आबादी की ऊर्जा जरूरतों को बिना किसी देरी या संकट के बेहद कुशलता से नियंत्रित करने में हमेशा कामयाब रहता है। ठीक इसी तरह गर्मियों के मौसम में जब दक्षिण के विशाल कारखाने और औद्योगिक इकाइयां अपनी पूरी क्षमता से चल रही होती हैं, तो इस रूसी गैस के प्रवाह का रुख दक्षिण की ओर कर दिया जाता है। यही वो अनूठी और दूरदर्शी रणनीति है जो ऊर्जा प्रबंधन के मामले में चीन के दृष्टिकोण को दुनिया के अन्य देशों से पूरी तरह अलग और बेहतर बनाती है। अधिकांश देश आमतौर पर केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे पाइपलाइन बिछाने का काम करते हैं, जो बेहद सीमित और जोखिम भरा होता है। लेकिन चीन ने इसके विपरीत एक बेहद व्यापक और गतिशील ऊर्जा नेटवर्क तैयार किया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की हर छोटी बड़ी जरूरत को मौसम और मांग के अनुसार तुरंत पूरा करता है। दुनिया के अधिकांश देश सिर्फ दो शहरों या बिंदुओं को जोड़ने के लिए साधारण पाइपलाइन बनाते हैं, लेकिन चीन ने इसके बजाय एक विशाल राष्ट्रीय ऊर्जा जाल तैयार कर दिया है। इस नेटवर्क में गैस का प्रवाह बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे किसी स्पंज के भीतर पानी खुद ब खुद अपनी जगह बना लेता है। यानी जहां भी मांग या कमी होगी, गैस बिना किसी रुकावट के वहां पहुंच जाएगी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फैले इस जटिल और संवेदनशील सिस्टम को चौबीसों घंटे सुचारू रूप से चलाना केवल पाइप बिछा देने से मुमकिन नहीं था। इसके लिए एक बेहद कुशल, केंद्रीयकृत और रणनीतिक प्रबंधन की जरूरत थी, जो हर पल बदलते वैश्विक और घरेलू ऊर्जा समीकरणों पर अपनी पैनी नजर रख सके। इसी रणनीतिक जरूरत को समझते हुए चीन ने साल 2019 में पाइप चाइना नाम की एक विशाल सरकारी कंपनी की स्थापना की, जिसका पूरा नाम चीन तेल और गैस पाइपलाइन नेटवर्क कॉरपोरेशन है। इस एकीकृत कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले चीन की विभिन्न सरकारी और निजी ऊर्जा कंपनियां अपनी अपनी अलग और स्वतंत्र पाइपलाइनों का संचालन खुद करती थीं। इस पुराने ढर्रे की वजह से ऊर्जा क्षेत्र में भारी बिखराव था और आपसी तालमेल की बेहद कमी थी, जिससे कई बार देश के भीतर ही गैस की कमी होने पर भी तुरंत आपूर्ति करना मुश्किल हो जाता था। इस बिखराव को खत्म करना चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी हो गया था। पाइप चाइना के गठन से पहले स्थिति ये थी कि एक कंपनी की गैस हमेशा दूसरी कंपनी की पाइपलाइन के जरिए यात्रा नहीं कर सकती थी, जिससे ऊर्जा का सुचारू प्रवाह रुक जाता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे देश में कई सारी ऐसी सड़कें हों जो आपस में कहीं जुड़ती ही न हों, जिससे यात्रा अधूरी रह जाए। पाइप चाइना ने इस पूरी व्यवस्था को अमूलचूल बदल कर रख दिया। इस नई सरकारी महाकंपनी ने देश की सभी बड़ी और लंबी दूरी की पाइपलाइनों का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और एक बेहद एकीकृत और संयुक्त प्रणाली का निर्माण किया, जिसने चीनी ऊर्जा क्षेत्र के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल दिया। अब देश के किसी भी कोने से आने वाली गैस, चाहे उसका सप्लायर कोई भी हो, इसी एक साझा और विशाल राजमार्ग नेटवर्क के जरिए बिना किसी रुकावट के सफर कर सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई सारे टूटे और अलग अलग रास्तों को मिलाकर एक विशाल और आधुनिक नेशनल हाईवे सिस्टम तैयार कर दिया गया हो। इस रणनीतिक एकीकरण ने बीजिंग की सरकार को ऊर्जा प्रबंधन के मामले में अप्रत्याशित और असीमित लचीलापन प्रदान किया है। अब सरकार बिना किसी आंतरिक बाधा या प्रशासनिक देरी के पूरे देश की ऊर्जा जरूरतों को एक ही जगह से नियंत्रित कर सकती है, जो किसी भी बड़े संकट के समय देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर भविष्य में चीन के किसी एक गैस स्रोत में कोई तकनीकी खराबी या भू राजनीतिक बाधा आती है, तो दूसरा स्रोत तुरंत उस खाली जगह को भर देता है। इसी तरह यदि देश के किसी विशेष हिस्से में अचानक ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, तो नेटवर्क के जरिए दूसरे हिस्से से गैस को वहां डाइवर्ट किया जा सकता है। रूस से आने वाली गैस चीन के इसी सुरक्षा चक्र और दीर्घकालिक रणनीतिक योजना में पूरी तरह से फिट बैठती है। ये आपूर्ति बीजिंग को एक ऐसी मजबूती देती है जिसके जरिए वो पश्चिमी देशों के किसी भी संभावित आर्थिक या सैन्य दबाव का सामना बिना झुके और अपनी अर्थव्यवस्था को बिना किसी नुकसान के पहुंचाए बेहद आसानी से कर सकता है।
इस जमीनी मार्ग के जरिए गैस मंगाने का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह है कि इसमें ना तो जहाजों की जरूरत है, ना महासागरों को पार करना है और ना ही मलक्का जलडमरू मध्य जैसे संकीर्ण और खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजरना है। बस 24 घंटे, साल के 12 महीने गैस का एक सुरक्षित और अटूट प्रवाह चीनी सीमा के भीतर आता रहता है। लेकिन चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उद्योगों की विशाल भूख को देखते हुए ये विशाल नेटवर्क भी शायद कम पड़ने लगा है। और दूसरी तरफ रूस के पास बेचने के लिए गैस का अथाह भंडार मौजूद है। यही वजह है कि अब दोनों महाशक्तियां एक ऐसी नई पाइपलाइन पर चर्चा कर रही हैं जो पहली पाइपलाइन को भी छोटा साबित कर देगी। ये प्रस्तावित नई पाइपलाइन वैश्विक ऊर्जा राजनीति के पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखें तो पहली पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन तो महज इस महागठबंधन की एक छोटी सी शुरुआत थी। असली और मुख्य खेल तो पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के साथ शुरू होने वाला है, जो दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये परियोजना केवल गैस की मात्रा बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये रूस के पूरे ऊर्जा साम्राज्य के रुख को पश्चिम से मोड़कर पूरी तरह से पूर्व की ओर करने की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक भू राजनीतिक चाल है, जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। पावर ऑफ साइबेरिया 2 का असली महत्व केवल व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये रूस के संपूर्ण ऊर्जा निर्यात तंत्र को पश्चिमी देशों की निर्भरता से हमेशा के लिए मुक्त करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। आइए आज आप और मैं इस बात का विश्लेषण करें कि आखिर ये परियोजना पूरी दुनिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्यों है। पहली, पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन पूर्वी साइबेरिया के उन नए गैस क्षेत्रों से गैस लाती है जिन्हें विशेष रूप से चीन की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही विकसित किया गया था। ये क्षेत्र पूरी तरह से नए थे और इनका उस पाइपलाइन नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं था जो दशकों से यूरोप को गैस की आपूर्ति करता आ रहा था। पूर्वी साइबेरिया के ये गैस भंडार भौगोलिक और तकनीकी रूप से पूरी तरह अलग थे और इन्हें नए सिरे से केवल चीन के बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसका मतलब ये था कि रूस यूरोप को मिलने वाली गैस में से कुछ भी कटौती किए बिना चीन को आपूर्ति कर रहा था। लेकिन पावर ऑफ साइबेरिया 2 के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक अलग रणनीतिक खेल है। ये नई पाइपलाइन सीधे रूस के उस दिल से जुड़ी होगी जो अब तक यूरोप की अर्थव्यवस्था की धड़कन हुआ करता था। और यही बात इस पूरे प्रोजेक्ट को बेहद संवेदनशील और भू राजनीतिक रूप से विस्फोटक बनाती है, क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 परियोजना का खाका बिल्कुल अलग और बेहद आक्रामक है। ये नई पाइपलाइन सीधे पश्चिमी साइबेरिया के यमल प्रायद्वीप से गैस खींचेगी, जो दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। पिछले कई दशकों से इसी यमल प्रायद्वीप से निकलने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के जरिए यूरोपीय देशों के घरों को गर्म करने और वहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भेजी जाती थी। ये का वास्तव में यूरोप के साथ रूस के दशकों पुराने ऊर्जा व्यापार का सबसे मजबूत आधार स्तंभ था। इस स्रोत को चीन से जोड़ने का सीधा मतलब यह है कि रूस अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा शक्ति को पश्चिम के हाथ से छीनकर पूर्व को सौंप रहा है। यमल प्रायद्वीप का ये विशाल क्षेत्र रूस के संपूर्ण बजट और उसकी भू राजनीतिक ताकत का मुख्य स्रोत रहा है, जिसके दम पर उसने दशकों तक यूरोपीय संघ पर अपना प्रभाव बनाए रखा। लेकिन अगर ये नई पाइपलाइन हकीकत बन जाती है तो इस गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम की ओर जाने के बजाय अपना रुख पूरी तरह बदलकर पूर्व में चीन की तरफ बहने लगेगा। ये केवल दिशा का बदलना नहीं है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन में आने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ है। इसके बाद यूरोप के पास रूस के खिलाफ दबाव बनाने का जो सबसे बड़ा मोहरा था, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और रूस चीन के साथ मिलकर एक नए आर्थिक और रणनीतिक ब्लॉक का निर्माण कर लेगा। जो गैस कभी जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे अमीर यूरोपीय देशों के घरों को कड़ाके की ठंड में गर्म रखती थी, वही गैस अब चीन के विशाल शहरों के अपार्टमेंट्स और वहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ऊर्जा देगी। ये वैश्विक ऊर्जा राजनीति में होने वाला एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बदलाव है, जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व पर एक बड़ा आघात है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के ऊर्जा विशेषज्ञ, रणनीतिकार और बड़ी महाशक्तियां इस यमल चीन पाइपलाइन परियोजना पर अपनी पैनी नजरें गलाए हुए हैं। इस योजना के तहत रूस के भीतर लगभग 2600 किलोमीटर लंबी एक बेहद आधुनिक और विशाल पाइपलाइन बिछाने की तैयारी की जा रही है,
जो रूस को सीधे पूर्व से जोड़ देगी। रूस के बाद ये विशाल पाइपलाइन मंगोलिया की सीमा में प्रवेश करेगी, जहां इसकी लंबाई लगभग 960 किलोमीटर होगी और वहां इस रणनीतिक खंड को सोयूज वोस्तोक पाइपलाइन के नाम से जाना जाएगा। मंगोलिया को पार करने के बाद ये सीधे उत्तरी चीन में दाखिल होगी और वहां के पहले से मौजूद विशाल राष्ट्रीय पाइपलाइन ग्रिड से जुड़ जाएगी। मंगोलिया के लिए भी ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसे न केवल भारी मात्रा में ट्रांजिट फीस मिलेगी, बल्कि उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बेहद विश्वसनीय और सस्ता जरिया भी मिल जाएगा। ये पूरा गलियारा मध्य एशिया और सुदूर पूर्व के बीच एक नया और बेहद मजबूत आर्थिक पुल स्थापित करने वाला है। जब ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी, तो इसके जरिए हर साल 50 अरब घन मीटर गैस चीन भेजी जा सकेगी। अब जरा गणित समझिए। अगर हम इसे पहली पाइपलाइन की 38 अरब घन मीटर क्षमता के साथ जोड़ दें, तो हर साल लगभग 90 अरब घन मीटर रूसी गैस सीधे चीन पहुंचने लगेगी। ये एक ऐसी अविश्वसनीय और विशाल मात्रा है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार के पुराने सभी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह ध्वस्त कर देगी। इतनी बड़ी आपूर्ति के बाद चीन दुनिया भर में रूसी गैस का सबसे बड़ा खरीदार बन जाएगा और वो उस स्थान को हासिल कर लेगा जो पिछले 50 सालों से यूरोप के पास था, जिससे वैश्विक राजनीति का केंद्र पूरी तरह बदल जाएगा। रूस के लिए इस महापरियोजना के फायदे बिल्कुल साफ और बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यूक्रेन संकट के बाद से यूरोपीय देशों को होने वाली उसकी गैस की बिक्री में ऐतिहासिक गिरावट आई है। मॉस्को को अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तुरंत एक नए और विशाल बाजार की जरूरत है, और आज के समय में एशिया ही वो जगह है जहां ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। इस नई पाइपलाइन के जरिए रूस आने वाले कई दशकों के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार को अपने साथ मजबूती से बांध लेगा। रूस के रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी इस अमूल्य गैस को जमीन के नीचे बेकार छोड़ने से बेहतर है कि इसे चीन जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को बेचकर मोटी कमाई की जाए। रूस इस विशाल सौदे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, लेकिन इस महापरियोजना की राह उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। ये प्रोजेक्ट उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया है जितनी उम्मीद रूस के अधिकारियों ने की थी। हालांकि रूसी राष्ट्रपति लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे इस पाइपलाइन को हर कीमत पर पूरा करना चाहते हैं, और मंगोलिया ने भी अपने हिस्से के शुरुआती कागजी और तकनीकी काम को पूरा कर लिया है। लेकिन असल में निर्माण कार्य शुरू करने का अंतिम और आधिकारिक फैसला अभी भी लटका हुआ है। इस देरी के पीछे की मुख्य वजह कोई तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे असली और पुराना खेल पैसे का है। इतनी विशाल और अरबों डॉलर की पाइपलाइनें केवल इसलिए नहीं बन जाती क्योंकि 2 मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लगता है कि ऐसा करना अच्छा रहेगा। इसके लिए सबसे पहले गैस की कीमत पर एक ऐसी सहमति बननी जरूरी है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। आपको ये भी तय करना होता है कि इस बेहद खर्चीले निर्माण कार्य का भुगतान कौन करेगा, निवेश का अनुपात क्या होगा और निर्माण की समय सीमा क्या होगी। इसके साथ ही दोनों देशों को अगले 20 या 30 साल तक लगातार गैस खरीदने की बेहद सख्त कानूनी गारंटी भी देनी होती है। इन अनगिनत और जटिल शर्तों को सुलझाना बेहद पेचीदा काम है, जहां दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए एक एक पैसे पर अड़े हुए हैं। इस समय बातचीत की इस मेज पर चीन का पलड़ा काफी भारी है और उसके पास सौदेबाजी की असीमित ताकत है, जबकि रूस के पास विकल्पों की भारी कमी हो चुकी है। साल 2022 से पहले की भूराजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। तब रूस के पास यूरोप का एक बहुत बड़ा और समृद्ध बाजार मौजूद था, जिसका इस्तेमाल वो चीन के साथ बातचीत के दौरान बेहतर डील हासिल करने के लिए एक दबाव के रूप में करता था। लेकिन अब यूरोप का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, जिससे रूस की मोलभाव करने की क्षमता बेहद कमजोर हो गई है। चीन इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझता है, इसलिए वो बातचीत में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है और अपनी शर्तों को मनवाने पर अड़ा हुआ है। बीजिंग इस सौदे में पूरा समय ले रहा है, क्योंकि वे एक ऐसी कीमत चाहते हैं जो उनके आर्थिक हितों के अनुकूल हो और उनके दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्लान में पूरी तरह फिट बैठती हो। चीन को फिलहाल कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि पहली पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन से गैस की लगातार आपूर्ति हो ही रही है। इसके साथ ही चीन के पास समुद्र के रास्ते अमेरिका, कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों से आने वाले एलएनजी जहाजों का एक बेहद मजबूत और सुरक्षित विकल्प भी मौजूद है। इसके अलावा मध्य एशियाई देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान से आने वाली पाइपलाइनें भी लगातार पूरी क्षमता से चल रही हैं, जिससे बीजिंग बातचीत में पूरी तरह से रिलैक्स है।
भले ही अभी तक इस महापरियोजना पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस बात की चर्चा होना ही ये साबित करने के लिए काफी है कि वैश्विक राजनीति की दिशा कितनी बदल चुकी है। आज से ठीक 10 साल पहले कोई भी गंभीर रणनीतिकार या ऊर्जा विशेषज्ञ इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रूस कभी यूरोप को जाने वाली अपनी सबसे महत्वपूर्ण गैस लाइनों को उखाड़कर चीन की तरफ मोड़ देगा। लेकिन आज ये दुनिया के सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में से एक बन चुका है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इसके व्यापक और गहरे राजनीतिक प्रभाव केवल रूस और चीन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देंगे। आइए आज आप और मैं इस बात को समझें कि जब दुनिया के दो इतने बड़े परमाणु संपन्न देश अपने ऊर्जा और आर्थिक तंत्र को इस तरह आपस में जोड़ते हैं, तो वो केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं रह जाता। ये एक नए वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की शुरुआत है जो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के दशकों पुराने वर्चस्व को सीधी चुनौती देती है। इस रणनीतिक गठजोड़ से उठने वाली लहरें दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचने वाली हैं। इसकी शुरुआत वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव से होगी, जो आने वाले समय में दुनिया भर के बाजारों को प्रभावित करेगी और विभिन्न देशों को अपनी ऊर्जा रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगी। पिछले कई दशकों से रूस द्वारा यूरोप को भेजी जाने वाली गैस की मात्रा ही वो सबसे बड़ा कारक हुआ करती थी जो पूरी दुनिया में गैस की कीमतों को तय करती थी। लेकिन अगर इस विशाल गैस भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम के बजाय हमेशा के लिए पूर्व की ओर डाइवर्ट हो जाता है, तो मांग और आपूर्ति का पूरा वैश्विक गणित ही उलट जाएगा। इसके बाद यूरोप को अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से अन्य महंगे विकल्पों पर निर्भर रहना होगा। ये बदलाव केवल कुछ देशों के व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया के ऊर्जा प्रवाह के रास्तों को हमेशा के लिए बदल देगा, जिससे वैश्विक भू राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यूरोपीय देशों ने इस नए खतरे को भांपते हुए पहले ही अमेरिका और कतर जैसे देशों से बेहद महंगी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन चुनौती ये है कि जब दुनिया के तमाम अमीर देश रूसी गैस के विकल्प के रूप में एक ही स्रोत की तरफ दौड़ेंगे, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा बेहद हिंसक हो जाएगी और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसका सीधा और दर्दनाक असर विकासशील देशों पर पड़ेगा, जिन्हें अपनी जरूरत के लिए बहुत ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अंततः ये महंगाई दुनिया भर के आम लोगों की जेबों पर डाका डालेगी। उनके बिजली के बिल और सर्दियों में घरों को गर्म रखने का खर्च बेहद बढ़ जाएगा, जिससे सामाजिक अशांति का खतरा भी पैदा हो सकता है। इस नई भू राजनीतिक परिस्थिति का सबसे बड़ा विजेता निश्चित रूप से चीन बनकर उभर रहा है, क्योंकि उसे रूस से बेहद सुरक्षित और रियायती दरों पर गैस की निर्बाध आपूर्ति मिल रही है। ये सस्ती ऊर्जा चीन के उद्योगों को वैश्विक बाजार में एक ऐसी बढ़त दिलाएगी जिसका मुकाबला करना पश्चिमी देशों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन का ये अटूट गठजोड़ अमेरिका के उस रणनीतिक चक्रव्यूह को पूरी तरह से तोड़ देता है जिसके तहत वो इन दोनों देशों को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था। ये पाइपलाइन केवल गैस का जरिया नहीं है, बल्कि ये यूरेशियाई महाद्वीप पर एक नए और बेहद शक्तिशाली ब्लॉक के उदय का सबसे बड़ा और ठोस प्रतीक है। अंततः पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइनों का ये सफर केवल स्टील के पाइपों को जमीन में गाड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये आने वाली सदी के नए वैश्विक शक्ति संतुलन की पटकथा है। आज आप और मैं जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां अब सीमाएं केवल सेनाओं से नहीं, बल्कि इन विशाल ऊर्जा धमनियों से तय हो रही हैं। रूस और चीन के बीच का ये रणनीतिक पुल आने वाले दशकों में इस बात का फैसला करेगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की बागडोर किसके हाथ में होगी। ये एक ऐसी नई और रोमांचक भू राजनीतिक जंग है जिसमें गैस की हर एक बूंद एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही है और इसका अंत फिलहाल किसी को भी मालूम नहीं है। इसके साथ ही हमें इस भू राजनीतिक खेल के एक और पहलू को समझना होगा। अगर चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से आने वाली पाइपलाइनों पर निर्भरता बढ़ा लेता है, तो समुद्री मार्गों से आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी पर उसकी निर्भरता काफी कम हो जाएगी। ये रणनीतिक बदलाव वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बहुत बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। जब चीनी जहाजों को महासागरों में गश्त लगाने की जरूरत नहीं होगी, तो एलएनजी की एक बहुत बड़ी खेप अन्य खरीदार देशों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह समुद्र के रास्ते होने वाला गैस का व्यापार पूरी तरह से एक नए संतुलन की तरफ बढ़ेगा, जिससे छोटे और विकासशील देशों को भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का मौका मिल सकता है।
लेकिन इस व्यापक बदलाव का दूसरा पहलू बेहद संवेदनशील और अस्थिर करने वाला है। जब एशिया की महाशक्ति अपने कदम पीछे खींचेगी, तो यूरोप और दक्षिण एशिया के उन देशों में गैस की कीमतों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो पूरी तरह से समुद्री एलएनजी के भरोसे बैठे हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ऊर्जा सुरक्षा के तार आपस में इतने गहरे जुड़े हैं कि एक जगह होने वाली हलचल पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। जब वैश्विक ऊर्जा प्रवाह अपनी दिशा बदलता है, तो केवल बाजार ही नहीं हिलता, बल्कि इसके पीछे छिपे ताकत और कूटनीति के बड़े समीकरण भी पूरी तरह बदल जाते हैं। ये केवल व्यापार का सवाल नहीं है, बल्कि दुनिया में अपना प्रभाव जमाने की एक विशाल रणनीतिक जंग है। भू राजनीति के खेल में जब कोई 30 साल का और लगभग 400 अरब डॉलर का विशाल ऊर्जा समझौता होता है, तो उसे महज एक सामान्य व्यावसायिक डील कहना भारी भूल होगी। ये असल में दो परमाणु संपन्न शक्तियों को एक ऐसे गहरे बंधन में बांध देता है जिसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इस रणनीतिक साझेदारी के बाद रूस पूरी तरह से चीन पर अपनी आर्थिक और व्यापारिक निर्भरता बढ़ा लेता है, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा खरीदार बन जाता है। दूसरी तरफ अपनी बढ़ती औद्योगिक भूख को शांत करने के लिए चीन भी एक भरोसेमंद और असीमित संसाधनों वाले सप्लायर के रूप में रूस पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो जाता है। ये परस्पर निर्भरता वैश्विक संतुलन को हिला कर रख देती है। इस नई वैश्विक व्यवस्था में दोनों देशों को एक दूसरे के सहारे की सख्त जरूरत है। ये परस्पर निर्भरता एक हद तक स्थिरता को जन्म देती है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष अपने हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन कूटनीति में इस तरह की गहरी निर्भरता एक दोहरा हथियार होती है। अगर कभी इनके आपसी संबंधों में जरा सी भी खटास आई या कोई रणनीतिक मतभेद पैदा हुआ, तो इसका सीधा और बहुत गहरा असर दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक दुनिया के तमाम ताकतवर देश इस गठबंधन की हर छोटी बड़ी हलचल पर बहुत बारीक नजर रख रहे हैं और अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार करने में जुटे हैं। इस महामुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को एक बहुत बड़े एलएनजी निर्यातक के रूप में स्थापित कर लिया है, जिससे वैश्विक समीकरण और जटिल हो गए हैं। चीनी बाजार की मांग में आने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सीधे तौर पर अमेरिकी गैस विक्रेताओं के मुनाफे और उनके भू राजनीतिक प्रभाव को प्रभावित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के तमाम देश इस बैग्ड परिदृश्य को सांस रोक कर देख रहे हैं, क्योंकि वे रूस से अपने संबंध तोड़ने के बाद अपनी पूरी ऊर्जा सुरक्षा प्रणाली को नए सिरे से खड़ा करने की जद्दोजहद में लगे हैं। यूरोप की ये कोशिश इस बात पर टिकी है कि दुनिया में ऊर्जा का नया प्रवाह किस दिशा में जाता है और उनकी अपनी संप्रभुता इस पर कितनी सुरक्षित रहती है। इसके अलावा मध्य एशिया और मध्य पूर्व के वे देश जो पारंपरिक रूप से चीन को अपनी गैस बेचते आ रहे हैं, अब उन्हें रूसी पाइपलाइनों से आने वाले सस्ते ईंधन से तगड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जब एक नया और विशाल प्रतियोगी बाजार में उतरता है, तो हर उत्पादक और उपभोक्ता देश को इस नई भू राजनीतिक हकीकत के हिसाब से अपने राष्ट्रीय हितों की पुनर्गणना करनी पड़ती है। इस पूरे खेल में केवल सत्ता और पैसे का ही संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके साथ जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल भी जुड़ा हुआ है, जो दुनिया के भविष्य को तय करने वाला है। हालांकि प्राकृतिक गैस को कोयले की तुलना में काफी हद तक स्वच्छ माना जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भी आखिर में एक जीवाश्म ईंधन ही है। जब चीन जैसी महाशक्ति ऐसी बड़ी पाइपलाइनों का निर्माण करती है जो 30 या 40 साल तक चलने के लिए डिजाइन की गई हैं, तो ये साफ संकेत है कि वो आने वाले दशकों तक गैस जलाने की दीर्घकालिक योजना बना चुका है। लेकिन इसके समानांतर चीन दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में रिकॉर्ड स्तर पर सौर पैनल और पवन टरबाइन भी स्थापित कर रहा है। वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा को किसी एक माध्यम के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता, और यही उसकी दोहरी रणनीतिक चाल है। ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो गैस और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते हैं। जब धूप ढल जाती है और हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, तो ग्रिड को ठप होने से बचाने और बिजली की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए गैस से चलने वाले पावर प्लांट ही संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि बीजिंग के रणनीतिकार इन दोनों ही मोर्चों पर एक साथ बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। वे जानते हैं कि भविष्य की वैश्विक लड़ाई में वही देश सबसे आगे रहेगा जिसके पास ऊर्जा का सबसे सुरक्षित, लचीला और विश्वसनीय ढांचा होगा, जो किसी भी बाहरी झटके को आसानी से झेल सके।
इन विशाल पाइपलाइन परियोजनाओं के पैमाने और उनकी भव्यता से ये साफ पता चलता है कि आने वाले कई दशकों तक चीन की ऊर्जा सुरक्षा में गैस की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहने वाली है। पाइपलाइनें कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं होती। एक बार जब अरबों डॉलर लगाकर इन्हें जमीन में बिछा दिया जाता है, तो भू राजनीतिक मजबूरी बन जाती है कि इनका लगातार इस्तेमाल किया जाए। 400 अरब डॉलर का यह ऐतिहासिक अनुबंध पूरे 30 साल के लिए वैध है। और अगर बहुप्रतीक्षित पावर ऑफ साइबेरिया 2 जैसी विशाल परियोजना भी धरातल पर उतर आती है, तो यह कूटनीतिक और आर्थिक गठबंधन भी उतने ही लंबे समय तक पूरी मजबूती के साथ टिका रहेगा। ये ऐसे रणनीतिक फैसले हैं जो साल 2050 के बाद की दुनिया और उसकी ऊर्जा जरूरतों के तौर तरीकों को तय करने वाले हैं। असल में दुनिया का ऊर्जा मानचित्र हमारे सामने वास्तविक समय में बहुत तेजी से बदला जा रहा है। वो गैस जो कभी पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरफ बहती थी, अब उसने अपनी दिशा बदल ली है और पूर्व के उभरते बाजारों की ओर बह रही है। जिन पाइपलाइनों ने दशकों तक रूस को यूरोप के साथ जोड़कर रखा था, उनकी जगह अब ऐसी विशाल पाइपलाइनें ले रही हैं जो रूस को सीधे चीन की औद्योगिक ताकत से जोड़ रही हैं। ये नए ध्रुवीकरण की शुरुआत है। वैश्विक कूटनीति के इस दौर में अब खरीदार पूरी तरह बदल चुके हैं और उनके साथ ही ऊर्जा की सुरक्षित आपूर्ति के रास्ते भी बदल गए हैं। इसके पीछे का पूरा रणनीतिक दर्शन ही पलट चुका है कि आखिर दुनिया में ऊर्जा के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा और वे किस तरह से तय ठिकानों तक पहुंचेंगे। हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये बदलाव महज साधारण आयात निर्यात या व्यापारिक लेन देन में आया कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। ये असल में वैश्विक शक्ति के संतुलन में होने वाला एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नए वैश्विक समीकरणों की बुनियाद रख रहा है। ये हमारे इस ग्रह पर रणनीतिक और राजनीतिक शक्ति के प्रवाह का एक बिल्कुल नया और अभूतपूर्व तरीका है, और आप और मैं इस महापरिवर्तन को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हैं। अगर आपको वैश्विक संबंधों और ऊर्जा सुरक्षा के इस जटिल खेल का हमारा ये गहरा विश्लेषण पसंद आया है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप अगला महत्वपूर्ण अपडेट कभी मिस ना करें। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ और बेहतरीन वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, जिन पर क्लिक करके आप इस वैश्विक भू राजनीति को गहराई से समझना जारी रख सकते हैं। जाते जाते आपके पास विचार करने के लिए एक बेहद जरूरी और गहरा सवाल छोड़ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि रूस और चीन के बीच का ये ऐतिहासिक ऊर्जा गठबंधन समय के साथ और अधिक मजबूत तथा अटूट होता जाएगा, या फिर पश्चिमी देश और अन्य वैश्विक ताकतें इस समीकरण को तोड़ने का कोई नया और अप्रत्याशित रणनीतिक रास्ता निकाल लेंगी? इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात पर आपकी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा कर सकें। आपके विचारों और विश्लेषणात्मक टिप्पणियों का मुझे इंतजार रहेगा।